नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ईवीएम अक्सर आप लोग पूछते थे कमेंट में लिख के कि आप जो भी कह रहे हैं ठीक है, जनता भले किसी को भी वोट दे, लेकिन ईवीएम है, ईवीएम का खेला होगा, ईवीएम होगी तो 400 पार हो ही जाएगा। बहुत सारे इस तरह के कमेंट आते थे और आप लोग कहते थे कि ईवीएम के ज़रिए जो होगा वो होगा। दरअसल दुनिया में जब कोई बीमारी बनी है, उसकी दवा भी बनी है, उसका उपाय भी बना है। मुझे पता था कि ईवीएम का इलाज ढूंढ लिया गया है, हालांकि ये बात पब्लिक नहीं की जा रही थी। तो जो हमारे सोर्स, पत्रकार के लिए सबसे अहम होता है उसका सूत्र, उसका सोर्स। और दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं, लोगों ने मौत की सज़ा स्वीकार की लेकिन अपने स्रोत जाहिर नहीं किए, अपने सोर्स लोगों को नहीं बताए। सोर्स वो भरोसा है जिसके दम पर पत्रकार बड़ी बड़ी खबरें लाता है, ऐसी खबरें लाता है जिन खबरों से सरकारें तक बदल जाती हैं। तो हमारे पास ये खबर थी कि ईवीएम को काउंटर करने का क्या उपाय किया गया है, क्या जुगाड़ लगाया गया है, लेकिन ये खबर बता नहीं सकते थे। तभी हम धड़ाधड़ एनालिसिस किए जा रहे थे और आप लोग ये कह रहे थे कि भाई ईवीएम है तो खेला तो हो ही जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इंडिया गठबंधन ने इस बार ईवीएम को कंट्रोल करने का तरीका निकाला है। इस तरीके पे जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि ईवीएम के ऊपर कौन कौन से आरोप लग चुके हैं या लगते रहे हैं। सबसे पहले तो एक मिशिगन यूनिवर्सिटी की थ्योरी थी जिसके हिसाब से ईवीएम मशीन के ऊपर जो उसकी स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन को हैक कर लिया जाए और वो स्क्रीन ऊपर से लगा दी जाए। ईवीएम के अंदर कोई कहीं का भी वोट पड़ रहा हो, लेकिन आप एक एसएमएस के ज़रिए उसके ऊपर रिजल्ट डाल सकते हो। जब काउंटिंग होगी तो उस रिजल्ट को लोग पढ़ लेंगे। ये थ्योरी बहुत उठी थी, बहुत इसको विश्वसनीय माना गया था और ये थ्योरी उस दौर में आई थी जब लालकृष्ण आडवाणी और भारतीय जनता पार्टी वाले ईवीएम में धांधली की शिकायतें कर रहे थे। लेकिन ये थ्योरी इसलिए दम तोड़ देती है कि जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बूथ पर अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं और सबके बीच में आप एक तरह की काउंटिंग नहीं डाल सकते हैं। अगर आप सोचिए आप काउंटिंग कर रहे हैं, एक मशीन है उसमें से भी कांग्रेस को उतने ही मिले, बीजेपी को उतने ही मिले, दूसरी में कांग्रेस को उतने मिले, तो इस तरह से तो आप उस स्क्रीन को हैक नहीं कर सकते ना। तो ये थ्योरी ख़त्म हो गई। तो ये थ्योरी उस तरह से अब यहाँ पे चलने वाली नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि सड़क में ट्रक पे लद के ईवीएम जा रही है, लोगों ने घेर लिया कि भाई काउंटिंग सेंटर में ईवीएम ट्रकों में भर के जा रही है। अभी पिछले दिनों में मिली थी, तो ये क्या करने जा रही है, क्या ईवीएम बदली जाएगी, ये सब चीज़ें थी। तो तीसरा ये था कि भाई स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम रखी हुई है, रातों रात गड़बड़ी हो जाए, कोई स्ट्रांग रूम में घुस जाए, कोई स्ट्रांग रूम में घुस के कुछ गड़बड़ कर दे, कुछ मशीनें बदल दे, इस तरह की बात थी। और इसके पीछे जो एक खबर आई थी कि कई लाख ईवीएम मशीनें जो हैं वो गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो खबर थी। उस खबर के पीछे उसमें भी हालांकि ये बाद में पता चला था कि वो 2 जगह एक ही चीज़ एंट्री हो गई थी, इसलिए वो कुछ कन्फ्यूजन था, वो चुनाव आयोग की गलती थी जिसके कारण वो डेटा गलत हुआ। एक तरीका ये था। इसके साथ एक तरीका ये था कि सॉफ्टवेयर को ईवीएम के बदल दिया जाए। जैसा मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईवीएम के अंदर सीरियल पोर्ट ओपन होता है, उसके ज़रिए आप बाकायदा कंप्यूटर से ईवीएम को जोड़ सकते हैं और वही हिस्सा सील नहीं होता है ईवीएम का। दूसरा, एक थ्योरी आई थी कि जो सिंबल लोडिंग फाइल आती है जिसके ज़रिए ईवीएम के वीवीपैट में सिंबल लोड किया जाता है। सिंबल मतलब इलेक्शन सिंबल, चुनाव आयोग का चुनाव का जो निशान होता है, मतलब कांग्रेस का है, बीजेपी का है। तो जब आप ईवीएम में बटन दबाते हैं तो पहले ईवीएम में काउंटिंग ऐसे होती थी कि आपने बटन दबाया 1 नंबर, तो काउंटिंग में लिख के आता था 1 नंबर कैंडिडेट 212 वोट। फिर लोगों ने कहा भाई कि हम बटन दबा के आ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा हमारा वोट किसको गया क्या नहीं गया, हमको ऐसे उल्लू बना दिया आपने। तो इस सवाल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं, आदमी को पता चलना चाहिए उसने किसको वोट दिया। तो फिर वीवीपैट मशीन लगाई गई। तो वीवीपैट मशीन में क्या होता है कि अब 1 नंबर में कौन कैंडिडेट है, उसका सिंबल क्या है, कैसे पता लगेगा। तो एक सिंबल लोडिंग का सिस्टम होता है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके वीवीपैट पे इंस्टॉल किया जाता है। और ये शिकायत, ये आरोप लगा, ये संभावना जताई गई, ये आशंका जताई गई कि सिंबल लोडिंग सिस्टम के ज़रिए हो ना हो, सॉफ्टवेयर
अपलोड किया जा सकता है किसमें, वीवीपैट में, और जब आप बटन दबाएंगे तो आपकी कमांड वीवीपैट को जाती है और वीवीपैट उसको बाद में जो मेन मशीन होती है जिससे काउंटिंग होती है उसको देती है। तो आपकी जो सिंबल लोडिंग की फाइल होती है, जो मशीन लोड करती है, जो कंप्यूटर लैपटॉप लोड करता है, उस फाइल में तो वो लोड करके लेके चला गया। अब आप कैसे चेक करोगे कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है नहीं है? तो उस फाइल को भी अब इस बार जो स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, जो इस बार आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का। सरल भाषा में जब सिंबल लोड करते हैं तो उस दौरान सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ये एक आशंका जताई गई थी। तो सिंबल जिस कंप्यूटर से लोड करते हैं उस कंप्यूटर को अब सुरक्षा में रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी बेटा अब तुम गड़बड़ करोगे तो जब वो मशीन की जांच होगी तो पोल खुल जाएगी। तो सिंबल लोड करते समय जो गड़बड़ होती थी उसकी गुंजाइश कम हो गई। और समझने के लिए बता दूं कि सिंबल लोड करते समय आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। आप ये भी डाल सकते हैं कि भैया बटन दबाए तो तरबूज दिखाना और मशीन के अंदर आलू भेजना, ये एक आरोप रहा। इसलिए सिंबल लोडिंग मशीन को अलग से रख दिया गया सिक्योरिटी में। एक सेफ्टी ये हो गई कि जिस मशीन के जरिए ये सिंबल लोड किए जाते हैं या वीवीपैट जिस तरीके से एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट में आती है, पहले ईवीएम के लिए कहा जाता था उसका कोई बाहरी संपर्क होता ही नहीं है, वो तो कैलकुलेटर की तरह है, लेकिन ये पुरानी बात हो गई। तो अब क्या हुआ, सिंबल लोडिंग मशीन भी अंदर हो गई। तो क्या तरीका निकाला आपके इस टाइम? तो इस बीच में क्या होगा, आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग से कहा गया कि आप बताओ भैया कहाँ कितने वोट पड़े, आप नंबर बताओ। अब चुनाव आयोग नंबर नहीं बता रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग का साथ दिया, लेकिन अगले दिन से चुनाव आयोग ने बताना शुरू कर दिया कि कहाँ कितने वोट पड़े हैं। तो जो मांग की जा रही थी वो मांग ये थी कि एक फॉर्म 17C होता है। फॉर्म 17C होता है, एक फॉर्म होता है जिसके अंदर ये लिख के दिया जाता है कि किसको कितने वोट पड़े हैं कुल मिला के, किस बूथ में पड़े हैं, क्या क्या वगैरह वगैरह डिटेल्स। पार्टियां कह रही थी कि देश भर के 17C जो है आप इंटरनेट पे डालो, लेकिन चुनाव आयोग का कहना यह था कि भैया हमने कैंडिडेट को दे दिया 17C, अब कैंडिडेट के पास में 17C है, अपने कैंडिडेट से ले लो आप, उसको पता है किस बूथ पे कितने वोट पड़े हैं। तो अब ये जो कन्फ्लिक्ट था इसमें सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल देने से मना कर दिया। तो अब 17C किसके पास रह गया, कैंडिडेट के पास। तो चुनाव आयोग को लगा होगा भैया हम तो राजा बन गए, क्योंकि 2019 में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि पता चला वोट पड़े हैं 6, ईवीएम से निकल रहे हैं 7, वोट पड़े हैं 7, ईवीएम से निकल रहे हैं 6। तो जब ये आरोप लगे बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज में, मैंने आपको केस स्टडीज के साथ अभी हाल में वीडियो बना के बताया था, तो उसके बाद में मामला फंस गया, क्योंकि अब चुनाव आयोग को लग रहा था कि यार इस बार निकलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो डाटा ही नहीं बताते हैं, तो वो डाटा छिपा रहा था। लेकिन जो पार्टियां थी वो अपने काम में लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये डाटा छिपा रहा है, कोई बात नहीं, हमारे चुनाव वहाँ पे कैंडिडेट के पास तो है ना 17C, फॉर्म 17C। बोले ठीक है, अब इसको 17C से ही देखेंगे। अब क्या हो रहा है, कल 1 तारीख को एक मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग इंडिया गठबंधन की है, कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे साहब ने बुलाई है। इस मीटिंग के जरिए एक रणनीति सारे के सारे काउंटिंग के जो एजेंट हैं उनको बताई जाएगी। रणनीति यह है कि भैया जब आप काउंटिंग करने बैठोगे तो ये 4-5 चीज़ें आपको चेक करनी ही करनी है, चाहे कितना टाइम लग जाए, किसी की सुनना मत। अब क्या होगा, जब वहाँ पर बैठेंगे काउंटिंग करने के लिए तो जो एजेंट्स हैं उनको ये कहा गया है कि आप सख्ती के साथ में ये इन्फॉर्मेशन मांगना ही मांगना। उसमें ये है कंट्रोल यूनिट यानी जो मेन मशीन होती है, बैलेट यूनिट जो बटन दबाते हैं, इन दोनों का नंबर आपको मिलाना है। जो रिकॉर्ड में नंबर है वो ही नंबर है ना, यानी दोनों मशीनों का जो नंबर है वो आपके पास वही होना चाहिए, रिकॉर्ड में होना चाहिए। नंबर कैसे बदलोगे? इसके अलावा जो पेपर सील होती है सारी, बीबी मैंने बताया था कि लंबी सी एक सील होती है, नासिक नोट प्रेस में छपके आती है, उसकी जांच करो। उस पर जब सील किया जाता है तो सारे कैंडिडेट्स के लोग वहाँ पे साइन होते हैं। उसके बगैर जो है वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साइन के बगैर वो पोलिंग के लिए नहीं जा सकती, तो उसको चेक करना, वो तो टूटी हुई नहीं है। वीवीपैट का आइडेंटिटी नंबर, ये फॉर्म 17 के जो पेज नंबर 2 पे लिखा होता है 17C के, चेक करना कि वीवीपैट जिस नंबर की मशीन उस वक्त थी
यहां पर ये मशीन जो आ रही है हमारे सामने, इसका वीवीपैट का नंबर वही है क्या? तो आप देखिए, जहां वोट जिस मशीन में पड़ा था वही मशीन वहां पहुंचेगी। इसके अलावा ईवीएम ऑन ECI ये भी चेक करना जरूरी है। इसके साथ साथ किस तारीख को इसका मिलान होगा, यानी इसकी गिनती हो रही है, वो ही तारीख उस मशीन के अंदर से निकलनी चाहिए ना। तारीख वहीं से फीड हो जाती है पहले ही, जब मशीन भेजी जा रही होती है तब फीड हो जाती है तारीख कि इतनी तारीख को काउंटिंग होगी, ताकि मशीन को कोई बदले या कुछ करे तो मशीन के अंदर की तारीख भी बदल जाएगी। तो जो स्ट्रांग रूम के अंदर बदलने की बात है, सड़क पे बदलने की बात है, ट्रक के ट्रक बदल देने की बात है, उसको भी इस तरह से पकड़ लिया जाएगा। इसके साथ साथ सीरियल नंबर, मशीन का सीरियल नंबर भी मिलाना है। तो सीरियल नंबर मशीन का वैसा ही होता है जैसा कि आपके मोबाइल नंबर वगैरह का IMEI नंबर होता है। तो IMEI नंबर तो क्या होता है कि अंदर सॉफ्टवेयर में सेव रहता है, लेकिन सीरियल नंबर मशीन के ऊपर छपा होता है, मशीन के ऊपर प्लास्टिक में छपा होता है। तो वो सीरियल नंबर मिलाओ उसी सीरियल नंबर की मशीन है जिससे वोटिंग हुई थी, ताकि ये पक्का हो जाए ये वही मशीन है, दूसरी मशीन यहाँ नहीं आई। इसी तरह से कैंडिडेट्स का नंबर, कितने कैंडिडेट हैं उसकी संख्या भी चेक कर लो, ताकि कोई भी इधर उधर की मशीन ना लगाई जा सके। ये भी चेक कर लो उसका बैटरी लेवल हाई है कि नहीं है, क्योंकि बैटरी अगर लो हुई तो काउंटिंग में दिक्कत आ सकती है और कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आपको जैसा कुछ दिखे, ये सब काम वहाँ कौन करेगा? ये काम कर रहे होंगे वो लोग जो अलग अलग पार्टी के वहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो रिजल्ट है, कंप्यूटिंग रिजल्ट क्या आ रहा है, पोल की तारीख क्या है, ये भी मशीन में उसी दिन रजिस्टर हो जाती है, कब वोट पड़े हैं। तो जब मशीन खोली जाए तो उसके अंदर तारीख वही निकलनी चाहिए। इसके अलावा पोल शुरू होने का टाइम और ख़त्म होने का टाइम, ये दोनों टाइम भी उस मशीन के अंदर अंकित होने चाहिए, और ये सब फॉर्म 17 से मिलाने हैं। ख़त्म होने का टाइम उसके अंदर जो लिखा हुआ ये नहीं होगा कि 5 बजे वोटिंग बंद हो जाएगी तो 5 बजे डला हुआ ना, 5:16 या 5:0:18, तो वो 18 सेकेंड भी होना चाहिए। फॉर्म 17 से मिलाना है। जब ये सारी चीजें आप मिला लोगे तो क्या होगा, आपकी EVM की सारी गड़बड़ियां यहीं एक्सपोज हो गई। अब मैंने आपको एक चीज कही थी जब मेरा अपने रील देखी होगी, एक तरीका है जिसको इससे भी नहीं पकड़ा जा सकता, संभावित तरीका है। आपने देखा होगा एक मेहता साहब जो हैं गुजरात के, उन्होंने कुछ EVM के डब्बे बनाए थे और देश भर में जा जा के वो डेमो कर रहे थे। उनका कहना ये था कि जो वीवीपैट की पर्ची छप रही है वो पर्ची भी वही छपेगी जो आपने वोट डाला है, वो नहीं, आपको दिखेगा वो जो आपने वोट डाला है, लेकिन जाएगा मशीन में वोट किसी और को। तो चूंकि वो वोट एक ही वोट बदलेगा, मतलब आप वोटों की संख्या जितने वोट फॉर्म 70C के हिसाब से पड़े कुल, उतने वोट काउंटिंग के हिसाब से निकलने चाहिए। तो उस सिस्टम में जो उन्होंने बताया उनके हिसाब से ये संभव है कि उतने ही वोट निकलें। तो उसमें क्या होगा, 4 वोट किसी और पार्टी के, B पार्टी के A पार्टी को चले जाएंगे। ये उनकी आशंका थी। अभी तक जो आशंकाएं मशीनों में हेर फेर की बताई गई थी, उनमें से सिर्फ एक ये है जिसको लेकर लगता है कि जिसका अभी तक जवाब इस पूरी प्रक्रिया में नहीं है, बाकी इस प्रक्रिया में पूरे जवाब है। क्योंकि उनके हिसाब से मशीन नंबर भी वही होगा, टाइम भी वही होगा, सब कुछ वही होगा क्योंकि मशीन है। लेकिन उसका तोड़ जो है वो ये है कि सिंबल लोडिंग मशीन सील की जा रही है। अगर कोई तरीका हुआ और सिंबल लोडिंग मशीन की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में रखा जाएगा, उसको जांच होती है, तो वो तरीका भी पकड़ा जाएगा जिसको अभी तक माना जा रहा है कि जिसका तोड़ इंडिया गठबंधन नहीं निकाल पाया। खैर, इसके अलावा बड़ी संख्या में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो किसी भी हालत में गड़बड़ होने देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने EVM के चौकीदार बनाए हैं और देश भर में अलग अलग जगहों पर उन्होंने इसकी निगरानी का फैसला किया है। और इन लोगों ने क्या किया है कि बाकायदा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको सबको चिट्ठी लिखी है कि भैया खबरदार है ना गड़बड़ की तो, और आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो चीज़ें मैंने बताई उनके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा उन्होंने देश भर में अपने वॉलंटियर्स लगाए हैं
जो पॉलिटिकल पार्टीज की भी मदद करेंगे और वैसे भी निगरानी रखेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो पहुंच जाएंगे। तो ये एक्टिविस्ट कौन है? ये देश भर के बड़े बड़े लोग हैं। निर्मला सीतारमन, उनके पति अभी बेंगलोर में इन लोगों ने बैठक की थी, अब दिल्ली में भी कर रहे हैं। उनके पति बोम बातखेरे करके एक रिटायर्ड जो है वो मेजर जनरल हैं, सैनिक अधिकारी, वो भी हैं। रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रवि जोशी, वो भी हैं। तारा राव हैं, AR वसावी हैं, फ्रैंको थॉमस है और नूर श्रीधर हैं। ये वो नाम हैं, वो लोग हैं जिन लोगों ने अभी इसको अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं और उन्हें मिलके एक आम जनता की तरफ से एक संस्था बनाई। ये भी इस पर निगरानी रखेगी। कपिल सिब्बल ने भी एक फॉर्म जारी किया है जिसके ज़रिए उन्होंने लोगों को बताया कि इस तरह से नज़र रखो। तो कुल मिला के ये जो निगरानी तंत्र है, ये निगरानी तंत्र ऐसा है कि जिसके अंदर गड़बड़ी होना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। जो फॉर्म 17 में जानकारियां हैं, उन जानकारियों को जब उस EVM मशीन की जानकारियों से मिलाया जाएगा तो इस बात की पुष्टि 100% हो जाएगी कि ये वही मशीन है जो पोलिंग बूथ में रखी थी और वही मशीन यहाँ काउंटिंग के लिए आई है। उस मशीन को कोई बदल नहीं पाया है, उस मशीन को कहीं पे स्ट्रांग रूम में भी नहीं बदला गया है, उस मशीन से छेड़छाड़ भी नहीं हुई है क्योंकि उसकी सारी सील वगैरह भी आप चेक कर लोगे। मशीन में आप किसी भी तरह की छेड़छाड़ करोगे तो वहाँ पर जो पोलिंग का टाइम वगैरह है वो भी बदल जाएगा, उसकी भी गुंजाइश नहीं है। तो कुल मिला के इस पूरे के पूरे मामले को कल इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें इसको वो लोग फाइनल करने वाले हैं। एक दिन पहले आपको बता रहा हूँ, देश भर में ये सूचना अलग अलग जगहों पर जो काउंटिंग एजेंट हैं उनके पास रहेगी। वो लोग एक एक चीज़ पर निगरानी रखेंगे। तो जिस तरह से थोड़ी बहुत भी अगर ये बदमाशी करने की गुंजाइश रहती है वो गुंजाइश नहीं बचेगी। तो जो EVM का खेला था उसका तोड़ इंडिया गठबंधन ने इस तरह से निकाला है। उम्मीद करता हूं कि इसके ज़रिए आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से EVM की धांधली पे करीब करीब लगाम लगाने का काम इंडिया गठबंधन ने किया है। लेकिन तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि जहां तक लोगों का दिमाग जा रहा है उससे आगे भी कोई चीज़ हो। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी आशंकाएं जताई गई थी कि ये चीज़ें मुमकिन हैं, होती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, होती हैं, ये कोई एक्टिविस्ट भी नहीं कह रहा है। क्योंकि इसको पक्का करने के लिए ज़रूरी है कि आपको EVM दें, EVM का सॉफ्टवेयर दें, उसकी आप जांच करें, उसके अंदर आप पता लगाएं, फिर आप कहें कि देखो भाई ये है। तो है नहीं, आदमी केवल पॉसिबिलिटी देख रहा है। देखो भाई, जैसे मैं आपको बताता हूं, भाई घर में चोरी हो सकती है। अब आप कह रहे हो नहीं, मैं घर में तो मेरे बिल्कुल चोरी नहीं हो सकती, क्या बात कर रहे हो, मेरा घर तो सेफ है। तो आदमी कहेगा भाई साहब जरा ऐसा है कि आप मुझे अपना घर दिखा दो तो मैं बता देता हूं कि कौन सी खिड़की खुली हुई है, कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है। आप कह रहे हो मैं क्यों आपको घर दिखाऊं, मैं आपको घर नहीं दिखाऊंगा, आप भाई घर के सामने से खड़े होकर बता दो कहाँ से चोरी हो सकती है। तो आदमी क्या करेगा, आदमी कहेगा भाई साहब इसके घर के पीछे एक बगिया है, वहाँ से चोर घुस के आ सकता है, ये रस्सी डाल के बगल वाली बालकनी से आ सकता है, इसके घर पे चोर सुबह दूध देने के बहाने जा सकता है। ये सब आप दिमाग लगाओगे, जब वो अपने घर में तो आपको कुछ नहीं दे रहा है, शाप के ज़रिए आ सकता है। तो आप क्या करोगे, आप दिमाग लगाओगे, अच्छा इस तरीके से जा सकता है। तो आप बताओगे कि भाई कौन कहता है कि नहीं घुस सकता चोर, देखो ऐसे तो घुस सकता है, बालकनी से तो घुस सकता है, बगिया से तो घुस सकता है, बगल वाली बिल्डिंग से तो आ सकता है, आप कैसे कह रहे हो कि नहीं घुस सकता। क्योंकि वो घर जो है वो उसकी रक्षा करना सबका कर्तव्य हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये घर किसी इलेक्शन कमीशन के पिताजी का तो है नहीं, ये तो देश का है। तो सब लोग EVM की सुरक्षा को लेकर जो आशंकाएं जता रहे हैं, जो पॉसिबल तरीके उनकी दिमाग में आए वो रख रहे हैं, उन पॉसिबल तरीकों का इंतज़ाम तो यहाँ कर लिया गया है। उसके बाद कुछ धांधली होती है, कुछ होता है, वो हमको पता ही नहीं है, हो भी जाएगी हमको पता नहीं चलेगा। वो खैर नतीजों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से आम जनता किसके पक्ष में किसके नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।